स्क्रीन आ गई होगी सबके, देखिए। यस सर। यस सर। चलो देखो, कल 3 समीकरण मैंने आपको बताए थे, 4 बातें और मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उसके बाद में इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, उसके बाद में फिर अपन 14वां पार्ट स्टार्ट करेंगे पहले, है ना। तो नोट लगा के आप कुछ पॉइंट नोट कर लेना अब। तो पहली बात आप नोट कीजिए, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही हो तो वस्तु का अंतिम वेग यानी कि v शून्य होता है। तो न्यूमेरिकल करते समय अपने को ध्यान रखना है कि यदि जो भी वस्तु अपने को दी गई है, यदि वो नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, शून्य होगा। ये अंतिम वेग चाहे अपने को दिया हो चाहे नहीं दिया हो, वस्तु यदि नीचे से ऊपर की ओर गति करी है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, शून्य होगा। दूसरी बात, जब वस्तु कौन अभी ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही हो तो वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य होता है। हेलो, खुश रहो। अच्छा, कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं देखता हूँ। कल जुड़े थे क्या आप? हाँ तो जुड़ जाएगा। एक काम करो, उसको अपडेट कर लो एक बार, ऐप को अपडेट करके करो। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आप सभी ने गुरुत्वीय त्वरण का मान पढ़ा है, कितना होता है? बोलो भाई, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना बताया गया आपको? बताइए। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना बताया गया आपको? 8। हाँ, जवाब दिया करो, नहीं तो मैं सस्पेंस में पड़ जाता हूँ कि कहीं बच्चे के पास में आवाज तो नहीं जा रही कहीं। हाँ, तो देखो, आपको याद एक बात रखनी है कि वस्तु यदि मान लीजिए नीचे से ऊपर की ओर जा रही है
तो उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा, है ना। लेकिन जब वस्तु नीचे से ऊपर गति कर रही है तो इसका मान जो होता है माइनस में रहता है, ठीक है ना। और जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तब भी उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन तब ये मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि यदि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान अपन रखेंगे तो सही, लेकिन माइनस में रखेंगे। और जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान रखेंगे तो यही, लेकिन किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। तो दो बातें ये अपने को लिखनी है। तो लिख लीजिए मेरे साथ के साथ आप भी, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही हो तो गति कर रही हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक सर कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? होता है। कल कौन सा स्टार्ट किया था अपन ने, कल जुड़े थे आप? नहीं सर। हाँ, तो कल गुरुत्वाकर्षण के न्यूमेरिकल करवा रहे थे, चैप्टर 10 है ना आपका, उसके न्यूमेरिकल करवा रहे थे। हाँ सर। ठीक है, अच्छा ये देखो अब, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान धनात्मक, यानी कि प्लस 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये चार बातें आप नोट करिए, तीन तो कल मैंने समीकरण बताए थे आपको, और ये चार ये बातें, उन तीनों समीकरणों से कोई भी अपने को सवाल हल करना है तो तीनों तो वो समीकरण और चार ये बातें याद रखनी है बस अपने को। सर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 भी रख सकते हैं क्या? यदि प्रश्न में कहे कि गणना की सरलता की दृष्टि से आप गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानो तो आप वो मान रख करके करेंगे। यदि प्रश्न में नहीं कहा गया है तो फिर यही मान रखना है। आज ये सबने नोट किया क्या भाई? यस सर, हो गया। हाँ, तो पेज नंबर 151 निकालो अपनी किताब में। पेज नंबर 151।
उदाहरण दिखाई दे रहा है आपको 10.2। यस सर। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए आप ध्यान से। देखो कह रहा है एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ जाती है। कगार का मतलब है कोई ऊंचा किनारा है। क्या है? कोई ऊंचा किनारा है, और वहां से कोई वस्तु कहाँ गिरी है? नीचे की ओर गिरी है। तो यहां पर इस कगार से इसको नीचे धरती के धरातल पर पहुंचने में समय लगा है 0.5 सेकंड का। ठीक है, परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लीजिए। अब ये प्रश्न में खुद में कहा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना लेना अपने को? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहली चीज ये पूछी गई अपने को कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। एक तो बात ये पूछी गई है, और दूसरा पूछ रहे हैं कि 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल पूछी गई है अपने को ना। और इसके बाद में धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, ऊंचाई भी अपने को पूछी गई है। तो दिया क्या है अपने को, पहले वो देख लो आप। तो एक तो आपको इसमें मिल गया है समय, टी का मान मिला अपने को, कितना मिला है? 0.5 सेकंड 0.5 सेकंड। और एक हमें जी का मान मिल गया है, कितना दे दिया इन्होंने? प्लस 10 10 10 मीटर मीटर प्रति प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड। यदि इन्होंने मान नहीं दिया तो अपन 9.8 रखते। इन्होंने खुद ने कहा है भाई आप 10 मीटर प्रति सेकंड रखो, तो अपन 10 ले लिए। अच्छा भाई, वस्तु गिर रही है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। नीचे की ओर। तो बोलो वस्तु का अंतिम वेग कैसा होगा? प्लस में। अंतिम वेग तो अपने को ज्ञात ही करना है ना, लेकिन अपन हाँ, ने ये पढ़ा प्रारंभिक है कि वेग वस्तु 0 होगा यदि सर। ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा? 0 होगा। 0 एक बात तो अपने को यही ध्यान है। दूसरी चीज की यदि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है? प्लस में प्लस में। प्लस में। इसको तो मैं प्लस में रख लेता हूँ, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है कुछ भी। अब मैं यहाँ हाँ चाहो सर। तो लिख दो कि चूंकि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर नीचे की ओर गति कर रही है, अतः वस्तु का प्रारंभिक वेग मतलब u बराबर क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, अब हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करनी है? धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। यानी कि ये वस्तु यहां से नीचे गिरी है, तो ये नीचे जब गिर चुकी है तो यहां पर अंतिम समय में इसका वेग क्या है ये अपने को ज्ञात करना है। तो टकराते अंतिम वेग समय का जो वेग है इसका अंतिम वेग है, यानी कि सबसे पहले अंतिम वेग की गणना करनी है अपने को। तो यहां मैं लिख देता हूं अंतिम वेग की गणना, यानी कि हमें v ज्ञात करना है यहां पर, है ना। पहले तो गति के 3 समीकरण अपन ने पढ़े हैं। v बराबर u प्लस जी टी। जीटी। क्या इस समीकरण से आप निकाल सकते हो क्या v का मान? देखो भाई v यस हमें यस। ज्ञात करना है, u का मान हमें पता 0 है, g का मान भी हमें पता है प्लस का 10, और t का मान भी हमें पता है 0.5 सेकंड, है ना। सूत्र को लगाते समय ध्यान रखना कि जो चीज अपन ज्ञात कर रहे हैं वो होनी चाहिए उसमें, और जो मान अपने को दे रखे हैं वो भी उसमें होने चाहिए। यदि वो सारी चीजें कंप्लीट है तो वो सूत्र काम आ जाएगा। तो यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं कि गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से समीकरण v बराबर u प्लस जी टी, जी है ना।
तो v तो हमें ज्ञात करना है, u का मान कितना 0 प्लस g का मान कितना प्लस का 10 है और t का मान कितना है 0.5। 0.5। तो गुणा कर लीजिए, क्या आएगा मान। 5। आप मैसेज डालो ग्रुप पे, भाई आज क्लास नहीं होगी। 5 हो जाएगा भाई, हाँ सर। सही कह रहा हूँ। 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वे सेकंड। सॉरी स्क्वायर गलत लगा सर दिया मैंने, प्रति सेकंड। केवल सेकंड आएगा, है ना। तो हाँ अब सर। हम कह सकते हैं कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी 5 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं यहाँ उत्तर भी लिख देता हूं इसका कि अतः धरती पर टकराते समय कार का वेग बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। बोलो पहला प्रश्न समझ में आ गया ये। अब सर इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा, हाँ बोलो भाई। सर एक हाँ बार और बोलिए। बता दिए। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा एक बार और। हेलो। हाँ जी। सर ये 10th की सोशल साइंस की क्लास क्यों नहीं चल रही? अभी नहीं चलेगी, वो गुरुजी मैसेज डाल रहे हैं, उनके क्या है कि कोई लैपटॉप चल रहा नहीं है, वो डाल रहे मैसेज, है ना। हाँ जी, देखो ध्यान से सुनना, प्रश्न को समझ में आ गया तो आंसर समझ में आ जाएगा। देखो प्रश्न ये कह रहा है, एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। कगार का मतलब कोई किनारा ऊंचा, तो वहां से कोई कार क्या हो रही है नीचे की ओर गिर रही है ना। और ये मान लीजिए आपका पृथ्वी का धरातल है, ये पृथ्वी का धरातल है। तो इस कगार से ये नीचे गिरने में कितना समय लेती है 0.5 सेकंड का समय लेती है। ठीक है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लीजिए। जी का मान अपने को दे दिया है, कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब हमने एक लाइन ये लिख रखी है कि यदि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है धनात्मक होता है, इसलिए अपन ने इसको धनात्मक ले लिया है। इसके अलावा एक बात हमने ये भी पढ़ी है कि वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है 0 होता है, और अंतिम वेग जो भी होगा इस पूरी वस्तु का अधिकतम वेग होगा इसका, इस पूरे मार्ग में जो भी वेग होगा ना इसका, वो अधिकतम वेग कौन सा होगा इसका अंतिम वेग होगा। यानी कि सबसे नीचे आने पर इसका वेग क्या होता है सबसे ज्यादा हो जाता है। तो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है, अतः वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0। अंतिम वेग तो कितना भी हो सकता है, लेकिन वो इसके पूरे मार्ग का अधिकतम वेग होता है, हमें वो ज्ञात नहीं है। तो हमें प्रारंभिक वेग तो ज्ञात है, इसलिए वो 0 हो गया। तो सबसे पहले प्रश्न में अपने को गणना कर दी थी, धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। तो मतलब अपने को यहाँ का अंतिम वेग ज्ञात करना था इसका, तो इसलिए मैंने लिख दिया अंतिम वेग की गणना। अब अंतिम वेग की गणना के लिए क्या करना है, सूत्र देखने हैं। एक गति का पहला समीकरण ये मैंने कल लिखवाया था, v बराबर u प्लस जी टी। एक मैंने आपको कल समीकरण लिखवाया था s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और एक समीकरण मैंने आपको लिखवाया था, इसको s की जगह मैंने h करवा दिया था ना कल, क्योंकि s ऊंचाई के बराबर ही होता है। 2gh बराबर होता है v स्क्वायर माइनस वी यू स्क्वायर। तो बस हम इन तीनों समीकरणों के आधार पर सवालों को हल करेंगे यहाँ पर। तो कोई भी समीकरण अपन काम में ले, बस अपन समीकरण काम में लेते समय ध्यान रखना है कि जो चीज अपन ज्ञात करना चाहते हैं वो हो उसमें, और जो चीज अपने को दी गई है वो सारी चीजें भी उसमें हो। तो देखो हमें v तो यहाँ पर ज्ञात करना ही था अंतिम वेग, तो वो है इस पहले समीकरण में। u हमें ज्ञात है, वो भी समीकरण में है।
जी हमें ज्ञात है वो भी समीकरण में है और टी हमें ज्ञात है वो भी समीकरण में, इसलिए अपन ने गति का पहला समीकरण काम में लेकर के इस सवाल को हल किया है। तो v का मान हम ज्ञात करना है, u का मान कितना है 0 है, g का मान कितना 10 है और t का मान कितना 0.5। तो 10 को आप 0.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ पर तो 0 है, प्लस 0 करोगे तो कोई मतलब है ही नहीं। हाँ कोई दिक्कत बोलो, बोलिए भाई। नहीं सर। अब बढ़ जाऊं आगे। तो दूसरी चीज अपने को ज्ञात करनी है, औसत चाल ज्ञात करनी है। 0.5 सेकंड के दौरान औसत चाल, औसत चाल। तो देखो कभी भी औसत चाल आपको ज्ञात करनी होती है तो औसत ज्ञात करने का सूत्र आपने पढ़ा होगा, राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या। पढ़ा है क्या गणित में? हाँ सर। हाँ। तो यहाँ तो दो ही राशियां, वेग कितने आपके पास में? दो, एक तो प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है आपके पास में। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों वेग को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, औसत चाल आ जाएगी। तो बराबर वी प्रारंभिक प्लस वेग वी बटा प्लस अंतिम वेग बटे कितना 2। 2। तो प्रारंभ अंतिम वेग है 5 है अपने पास में, अंतिम वेग है ना, ये आया था जो 5 प्लस u का मान 0 2, तो कितना आएगा भाई 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। ये औसत वेग हो गया इसका। उतारो इसको यहां तक पहले, सबने उतार लिया क्या भाई? ये मिटा देता हूँ ना इधर का। हाँ भाई सबने उतारा? हो गया भाई? सर हो गया। सर हो गया सर। अब तीसरा सवाल और है इसी में, धरती से कगार की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है, मतलब ऊंचाई की गणना करनी है अपने को ना, ऊंचाई की गणना। तो सीधी बात है, ऊंचाई की अपन गणना करना चाहते हैं, सूत्र ऐसा हो जिसमें कम से कम ऊंचाई तो हमें नजर आए। तो गति का पहला समीकरण देखो ये है, v बराबर u प्लस जी टी। तो इसमें तो ऊंचाई है ही नहीं, इसलिए ये सूत्र तो काम आ नहीं सकता। दूसरा सूत्र है h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। बोलो इस समीकरण के मान है क्या हमारे पास में? नहीं सर। यस सर।
यस सर। यस देखो सर। एच हमें ज्ञात करना, देखो एच हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यू 0 का है हमारे पास में है, टी का मान भी हमारे पास में है 1/2 है, जी का मान भी हमारे पास में है और टी का मान भी हमारे पास में है। तो ये समीकरण हमारा काम आ सकता है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए? बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस सर। यस या सर। तीसरा समीकरण भी आप काम में ले सकते हैं, 2GH बराबर होता है V² माइनस U²। देखो यहां पर आपके पास में जी का मान है, एच आपको ज्ञात करना है ना, वी का मान है हमारे पास में, और हेलो हाँ रिकॉर्डिंग तो मैं डाल दूंगा, कर रखा है मैंने, है ना, ठीक। तो u का मान भी है, तो आप चाहे गति का दूसरा लगा लो चाहे तीसरा लगा लो, दोनों से हमारा मान आ जाएगा। अब आप बताइए कौन सा सूत्र लगाऊं? दूसरा ही लगा लो। सर दूसरा। दोनों से उत्तर एक ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं लिख देता हूं, चलो, गति के द्वितीय समीकरण से H बराबर ut प्लस 1/2 GT²। अब मान फिलअप करो भाई, मान रखिए आप। देखो H हमें ज्ञात करना है, U का मान है 0 और T का मान कितना है 0.5 प्लस 1/2, G का मान 10 है और T का मान कितना है 0.5। तो इसका स्क्वायर करना है क्योंकि T का स्क्वायर है ना, इसलिए। हाँ आगे देखो, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो पूरी संख्या 0 हो जाती है, तो ये तो 0 हो गया, 0 और 0.5 दोनों तो 0 हो गया, प्लस 1/2 है यहाँ पर, यहाँ 10 है, तो 10 में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 5 गुणा 0.5 को 0.5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई 0.25। हाँ 0.25। 0.25 आएगा। तो बराबर, ये 0 का तो कोई महत्व नहीं है तो इसको तो हटा दो आप, तो आपके पास में 5 गुणा 0.25 रह गया। अब गुणा करके आप बताओ कितना मान आएगा? 1.25। 1.25। हेलो प्रणाम, 1.25। 1.25। स्लाइड नहीं आ रही। 1.25 सर। 1.25। 1.25। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। स्लाइड और के तो सबकी आ रही है भाई? यस सर। यस सर। हमारे भी कभी जाती है कभी आती है। ऊंचाई तो मीटर में आएगी, है ना। वैसे किसी को हाँ क्लास सर। चल रही नहीं है ना, यदि मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ एक बार, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, तो मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। अच्छा सर। हाँ अब देखना भाई स्लाइड, आ रही है सर। सब क्या आ गई क्या? यस सर। हाँ सर आ गए। ठीक है, उतार Yes, लीजिए sir. इसको, जल्दी से उतारिए। ठीक, आगे बढ़े। सर। एक सवाल और यस देख सर। लो ये जल्दी से, अपने पास में 10 मिनट रह रहे हैं। पेज नंबर 151 पर ही 10.3 है उदाहरण। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। समझ गए बात को? वस्तु कहां से कहां जा रही है? नीचे से ऊपर जा रही है। आगे वाली स्लाइड ले लूं ना भाई?
यस सर। चलो, हाँ सर। तो वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि वस्तु ए से जा रही है ऊपर की ओर। ठीक है, यहां से धरातल से गई ऊपर की ओर, और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ऊंचाई दे दी भाई अपने को, ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर है। परिकलन कीजिए, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई? यहां से फेंकी गई थी वस्तु, यानी कि इसका कौन सा वेग ज्ञात करना है? प्रारंभिक प्रारंभिक वेग। वेग अंतिम वेग क्या होगा इसका? 0। जीरो। वस्तु जब नीचे से ऊपर जाती है तो अंतिम वेग 0 हो जाता है, और प्रारंभिक वेग उसका अधिकतम होता है। अधिकतम कितना है अपने को ज्ञात करना है यहाँ पर। वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, एक समय भी अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो, एक तो आपको मिल गई साहब ऊंचाई, h बराबर 10 मीटर। एक बात आप लिख सकते हैं कि चूंकि वस्तु, साथ के साथ उतारते चलना भाई मेरे, वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही है। ऊपर की ओर गति कर रही है। गति कर रही है, अतः वस्तु का अंतिम वेग अंतिम वेग 0 मीटर v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो, यहाँ पर अपने गुरुत्वीय त्वरण के लिए कुछ भी नहीं कहा गया, तो वही जो नॉर्मली होता है वही मानकर चलेंगे अपन। तो g का मान कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अपन को कुछ भी नहीं कहा नहीं जी के बारे में, तो अपन यही लेके चलेंगे। प्लस में या माइनस में, ये बताओ अब। माइनस में। माइनस में। माइनस में आएगा ये। माइनस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या ज्ञात करना? प्रारंभिक वेग की गणना करनी है सब। तो मैं लिख देता हूं, प्रारंभिक वेग u की गणना। अब सूत्र कौन सा काम में लेंगे वो देखो आप। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस GT। यही है। हाँ अब सर। देखो आप, v तो हमें मिल गया, u हमें ज्ञात करना, g भी हमारे पास में, लेकिन t तो है ही नहीं, तो ये समीकरण अपन काम नहीं ले सकते, यहाँ पर नहीं ले सकते ना भाई, क्योंकि t नहीं है हमारे पास में। दूसरा देखो, h बराबर ut, हाँ इसमें भी t आ गया, तो ये भी नहीं आएगा काम में। लास्ट वाला समीकरण लेते हैं, तो गति का तीसरा समीकरण लेते हैं, सीधा काम है ना। गति के तीसरे समीकरण से, तो 2gh बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मान रखिए 2 गुणा g का मान कितना है? माइनस का 9.8 गुणा h का मान कितना है? 10 बराबर v का मान कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर कर दे, और माइनस u का स्क्वायर। ठीक है सर। यदि मैं 10 को इस 9.8 से गुणा करूंगा तो 9 तो क्या होगा? एक पॉइंट हट जाएगा, बस पॉइंट हट जाएगा, 98 रह गया ये। ठीक है, इधर आओ, तो 0 का स्क्वायर तो 0, तो उसको छोड़ो, माइनस का आपके पास में क्या बचा? u स्क्वायर बच गया है ना। अब आप गुणा कर लीजिए, तो 8 कितना से लगेगे? 18×19 किसके? माइनस के, बराबर किसके? माइनस का u स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? माइनस से माइनस तो कैंसिल कर देते हैं अपन। क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? u चाहिए हमें, u स्क्वायर नहीं चाहिए, u चाहिए। तो u निकालने के लिए आप क्या करोगे? 196 का अंडर रूट कर दोगे। अब बताइए u का मान कितना आएगा? 14 मीटर प्रति सेकंड। वर्ग पाड़ा याद रहा होगा आपको, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 वाला।
तो उससे भी आप निकाल सकते हाँ हो, नहीं सर। तो यहाँ पर फिर वर्गमूल निकाल लो। वर्ग पहाड़ा यदि आपको याद है तो सरलता रहेगी, नहीं है तो फिर आप वर्गमूल निकालोगे यहाँ पर पहले। तो वर्ग पहाड़ा और पहाड़े याद करने का यही फायदा होता है कि उससे कैलकुलेशन जो होती है अपन शीघ्रता से कर लेते हैं। तो पहले का उत्तर लिख दें कि वस्तु 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया। फेंकी गई थी। वस्तु है ना? अच्छा हाँ सर। सर। हाँ, फेंकी गई। गई थी। गई। इसके बाद में समय भी ज्ञात करना है भाई, तो समय की गणना लगा देते हैं यहाँ पर। समय की गणना, पहले समीकरण। कौन सा समीकरण दूं काम में? पहला भी ले सकते हैं ना? पहला। हाँ सर। हाँ, तो गति के प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण से समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस GT। जीटी। हाँ, v कितना हमारे पास में? 0। 0। u कितना है? 14। 14। 14 प्लस माइनस के 9.8। 9.8 गुणा कितना? t, जो हमें ज्ञात करना। तो यहाँ तो रह गया 0 बराबर 14 माइनस के माइनस 9.8। 9.8 टी। ठीक है। अब भाई ये जो 14 है, चलो इसको ले लेते हैं अपन इधर। ये माइनस के हाँ, 9.8 टी है, इसको इधर लेंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ना? तो 9.8 9.8 टी बराबर किसके हो गया? 14 के। 14। और हमें क्या चाहिए? टी चाहिए, तो टी बराबर हो जाएगा 14 बटे 9.8, है ना? अब ये पॉइंट को यदि अपन हटाएं ऊपर एक जीरो ऊपर लगा एक जीरो लगा देंगे, ऊपर एक तो मैं जीरो ऐसे लगेगी। लिख देता हूँ। हाँ, तो 140 बटा 98 कितने से कट जाएगा भाई? ये 2 से काट देता हूँ पहले, है ना? तो यहाँ तो आ जाएगा 70 और यहाँ पर क्या आएगा? 4 और 9। अब 7 से कट जाएगा भाई ये दोनों, तो यहाँ तो आ जाएगा 10। यहाँ 7 7 49, तो आपके पास में आ रहा है 10 बटे 7। अब इसको आप भाग दोगे ना आगे, 1.42। 1.42 सेकंड। 1.3 रह गए, 4 7 2 चौक 28, 2 आ जाएंगे, तो 7 दूनी 14, 6 बचेंगे। 7 7 हाँ सर। 49, 7 8 56। हाँ, इसलिए आप कर 1.4। लेना। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये। और ये समय है तो क्या लगाओगी इसकी यूनिट? सेकंड है ना? सेकंड आंसर। भाई मैं गुणा भाग करना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, गुणा भाग आपको पहले से आते हैं। आप कहो साहब 10 में 7 का भाग लगा के दिखाओ, तो वो तो आप जानते हैं। सबने उतार लिया भाई? यस सर। ओके सर। ठीक है। अब कल आप अपने साथ में बुक रखना एक तो, हाँ और सर। बुक के साथ में कॉपी, कक्षा कार्य की या नोट्स की कॉपी आप रखते होंगे ना, वो रखना साथ में कल से, है ना? यस 14वां हाँ पाठ सर। कल से पढ़ेंगे हम। ठीक। हेलो, हाँ जी।
हेलो, एग्जिट कर देते हैं।